किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। कम समय में उड़द की खेती से ले अच्छी पैदावार। अच्छी बढ़वार के लिए हल्दी की फसल में जरूरी कार्य। अपने राज्य में उड़द की खेती बहुत से किसान करते हैं और जैसा कि बारिश होने के कारण किसान इसकी बुआई में जुटे हुए हैं। अगर आप भी उड़द की खेती करना चाहते हैं तो आप इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन अधिक पैदावार लेने के लिए आप उड़द की वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें, जिस पर जानकारी दे रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, आज हम उड़द की खेती की बात करेंगे। चूँकि हम खरीफ के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं, तो हम कुछ मुख्य वैरायटीज जो खरीफ के सीजन में उगाई जाती हैं आज उनकी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली वैरायटी जो हमने अभी तक देखा जिनमें कोई भी येलो मोज़ेक वायरस नहीं आते, उनमें IPU 2-43। दूसरी वैरायटी है जो सबसे बड़ी एरिया में और बहुत पुरानी वैरायटी है T9। तीसरी वैरायटी है LVG20। LVG20 में येलो मोज़ेक वायरस आता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है इस वैरायटी का जो दाना होता है चमकदार दाना होता है। चौथी वैरायटी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, चौथी वैरायटी नई वैरायटी है प्रताप उर्द 1, इंदिरा उर्द प्रथम। ये वैरायटी भी लगभग IPU 2-43 से मिलती जुलती है। तो ये रही कुछ खास वैरायटीज जिनको कि आपको अपने खरीफ सीड प्रोडक्शन में या कल्टीवेशन प्रोग्राम में आपको रखने हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि करीब 8 से लेकर के 10 किलो प्रति एकड़ बीज का रिकमेंडेशन हम लोग देते हैं। फसल की अच्छी बढ़वार हो और अधिक पैदावार मिले, इसके लिए संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए किसान कौन सा खाद व उर्वरक लें और इसका इस्तेमाल किस तरीके से करें, वो इस प्रकार से है। खेत की तैयारी के लिए हम यहाँ बताना चाहेंगे कि जब पहली बारिश जब होती है, पूरी पहली जुताई कल्टीवेटर से कराएं। पूरे कोने को ढंग से कल्टीवेटर से जितने बड़े घास हैं उसको उखाड़ दिया जाए, एक दिन के लिए छोड़ दिया जाए। दूसरे दिन कोशिश करें कि आप एक डिस्क हैरो चलाएं, जिससे लगभग जितने कल्टीवेटर से डालने के बाद जो बीच में जो जगह बचते हैं उनको डिस्क हैरो तोड़ देता है और लगभग मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजर मैनेजमेंट पे। तो अब हम आपको किसान भाई हम आपको बताना चाहेंगे कि म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP ये कम से कम 20 से लेकर 25 kg प्रति एकड़ आपको डालना है। और उसके बाद आपका DAP कम से कम 35 से लेकर 40 kg पर एकड़ पड़ेगा। ये जो पोटाश की जो पूरी मात्रा है, पोटाश की पूरी मात्रा को बुआई से पहले आपको मिट्टी में मिला देना है खेत तैयारी के समय में। और दूसरा क्या है कि जो आपके DAP है जिसको मैंने 35 से 40 kg बोला है 10 से 12 किलो बीज में, इसको आप सीड ड्रिल में एक साथ मिला के भी रख सकते हैं, या चाहे तो आप अलग अलग सीड ड्रिल आते हैं जिनमें फर्टिलाइजर अलग है, बीज अलग है, उस विधि से भी आप इसकी बोनी कर सकते हैं।
आज के समय में कोई भी फसल कीट और रोगों के प्रकोप से अछूती नहीं, इसलिए फसल को कीट रोगों से बचाने के लिए सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है बीज उपचार। तो किसान अपने स्तर पर किस तरह से करें बीज उपचार, वो इस प्रकार से है। बीज की बुआई की अगर हम बात करें तो सबसे प्रथम जो चीज उभर के सामने आती वो होता है कि बीज को हम उपचारित कैसे करें। तो बीज उपचारित करने के लिए किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कार्बाक्सिन 37.5% और थायरम 37.5% इसका कॉम्बिनेशन बाजार में आता है। इसको आप 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से, प्रति किलोग्राम के हिसाब से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। चूंकि इसमें सिस्टेमिक और कॉन्टेक्ट, अंतः प्रवाही और स्पर्शजनक दोनों तरह के फफूंदनाशक हैं, इसलिए हम लोग इस फफूंदनाशक को बीज शोधन के लिए, बीज उपचार के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। इंसेक्टिसाइड में सबसे बड़ा जो कंपोनेंट हम लोग किसान को रिकमेंड करते हैं वो होता है थायोमेथाक्साम। ये थायोमेथाक्साम के लिक्विड भी बाजार में आते हैं, तो इसका 2 ml पर केजी के हिसाब से पर्याप्त होता है। तत्पश्चात अपने पास कल्चर का प्रयोग करें आप। कल्चर का प्रयोग आप 5 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से करना है राइजोबियम, पीएसबी और सुडोमोनास। राइजोबियम 5 ग्राम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर इससे पहले आपने यदि दाल वाली फसल का कल्टीवेशन प्रोग्राम लिया था अपने फील्ड में, तब तो आप 5 ग्राम का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि दाल वाली फसल नहीं लिया है आपने, मतलब दोनों सीजन मिला करके, तो आप 10 ग्राम पर केजी के हिसाब से आपको प्रयोग करना है। तो ये रहा आपका बीज शोधन का कार्य। तो चूंकि हम खरीफ में बुआई करने जा रहे हैं, तो खरीफ में बुआई का जो समय होता है लगभग 20 जून से लेकर के आप 5 से लेकर 8 जुलाई तक इस फसल की बुआई कर सकते हैं। तो पौधे से पौधे के बीच की दूरी कम से कम 5 से लेकर 8 सेंटीमीटर या मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर रख सकते हैं, और लाइन से लाइन के बीच की दूरी कम से कम 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो। खरपतवार प्रबंधन की बात करते हैं, नॉर्मल हो चला करके या कुदाली से किसी भी तरीके से खुरपी चला करके वो कचरा प्रबंधन अपना कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, पैर रख सकते हैं। तो ये रहा किसान भाइयों उर्द फसल पे समुचित जानकारी, और हम आशा करते हैं कि हमारी बताई गई बातों को यदि आप संज्ञान में लेते हुए ढंग से इसका प्रयोग करेंगे, इसकी तरह बताई गई चीज़ों का प्रयोग करेंगे, तो वो आप भरपूर इस फसल का लाभ अपने कार्यक्रम में ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। हमारे अनेक किसान भाई मुर्गी पालन व्यवसाय को अपनाते हैं और अधिक लाभ भी कमाते हैं, लेकिन मुर्गियों में आने वाली घातक बीमारियों के कारण यह लाभ का व्यवसाय घाटे में बदल जाता है। तो किसान भाइयों, आपके सामने इस तरह की समस्या नहीं आए, इसके लिए मुर्गियों में सही समय पर टीकाकरण करना जरूरी होता है। तो आप किस तरह से कराएं मुर्गियों में टीकाकरण, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर SS अतकरे। मुर्गी पालन व्यवसाय से हमें किसान भाइयों को अधिकतम लाभ हो, इसके लिए आवश्यक है कि आप जैसे जीवाणु वाले रोग होते हैं और परजीवियों से होने वाले रोग होते हैं, विषाणुओं से वाले रोग होते हैं, तो इनमें से अपन जो जीवाणु और परजीवियों से रोग वाले होते हैं उनको तो अपन दवाइयों देकर ठीक किया जा सकता है, पर विषाणुओं से होने वाले जो रोग होते हैं उनके लिए टीका लगाना आवश्यक होता है। मुर्गियों में आने वाली घातक बीमारियों के कारण मुर्गी पालक किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो आप इन रोगों से अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए टीकाकरण कैसे करें, आइए जानते हैं। क्योंकि ब्रॉयलर हम केवल 6 सप्ताह 7 सप्ताह तक पाले जाते हैं, और लेयर वाली मुर्गियां हैं जो शुरुआत में ग्रोवर रहती है और बाद में उसको लेयर स्टेज पे उसे अपन 70-75 सप्ताह तक पालते हैं इसे। तो इसलिए थोड़ा सा इनका टीकाकरण में भिन्नता है इसमें। तो जैसे ब्रॉयलर मुर्गियाँ जो पालते हैं, तो जब बच्चे हेचरी से निकलता है
तो ज़्यादातर हैचरी व्यवसायी होते हैं, उसमें आपको जो है मैरेक्स वैक्सीन का टीका है वो लगा कर देते हैं। पर यदि ये नहीं लगाया गया है तो वे आपको बता देंगे और आपको अपने खुद पे फॉर्म पे लगाना हो चाहिए था। मैरेक्स का टीका 1 दिन के चूजे पे लगाया जाता है। तो ये 0.2 ml जो होता है गर्दन की त्वचा पे सबकट जिसे कहते हैं, इसे 0.2 ml की मात्रा में दिया जाता है, इंजेक्शन से दिया जाता है। ऑटोमेटिक वैक्सीनेटर भी आते हैं जिससे एक बार डोज एडजस्ट कर लिया जाता है और उसे लगाते जाते हैं ऐसे पॉइंट में। तो एक टीका लगाने पे ये लाइफ लॉन्ग जो जीवन भर की इम्यूनिटी जो है वो निर्मित रहती है इसमें। दूसरा टीका अपन लगाते हैं 3 से 7 दिन की अवस्था पे रानीखेत डिसीज़ का। रानीखेत डिसीज़ जो है हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में बहुत बहुतायत से इसका रोग पाया जाता है रानीखेत में। तो इससे बचाव के लिए टीका अवश्य लगाना चाहिए। तो इसका जो टीका है, पहला जो कम तीव्रता के टीके आते हैं, बच्चा छोटा रहता है तो इसे 3 से 7 दिन पे कम तीव्रता के टीके लगाए जाते हैं जो B1 या F1 वैक्सीन के नाम से मिलता है। और फिर इस ड्रॉपर दिए होते हैं, इसके साथ में आते हैं। ड्रॉपर से अपन उसको आँख में या नाक में एक बूंद देते हैं। एक बूंद मतलब 0.03 ml के हिसाब से वो आता है, दिया जाता है। और फिर दूसरा टीका अपन IBD का लगाते हैं, गंभीर रोग का। गंभीर रोग भी अपने यहाँ पे है, काफ़ी देखा जाता है। फॉर्म पे तो खैर लगाना ही पड़ता है और आजकल फील्ड में भी है, उसमें भी गंभीर रोग का टीका दिया जाता है इसमें। इसको हम अपने यहाँ पर 14वें दिन पर लगाते हैं। तो IBD गंभीर रोग का टीका भी वैसे फ्रीज ड्राइड पाउडर मिलता है, जैसे मैंने बताया इसके B1 F1 टीका के लिए, और इसके साथ में डाइल्यूएंट मिलता है। तो इसको इसके साथ में मिला लीजिए पहले जैसे बताया है, और उसको अपन पानी के साथ में, क्योंकि IBD मध्यम तीव्रता का टीका देते हैं हम, 14वें दिन पे देते हैं। तो ये इंटरमीडिएट टीका जो देते हैं, तो ये इसको पानी के साथ में मिला के दिया जा सकता है। और इसके बाद में जो वैक्सीन लगाते हैं लसोटा, रानीखेत डिसीज़ का लसोटा वैक्सीन लगाया जाता है। रानीखेत डिसीज़ का लसोटा वैक्सीन को भी इसी तरह पानी में मिला के दिया जा सकता है। हाँ, यह भी थोड़ा सा B1 F1 से थोड़ा ज़्यादा तीव्रता का होता है और इसे पानी में दे सकते हैं इसे। अच्छा, पानी से जब अपन वैक्सीन देते हैं तो एक और सावधानी रखना चाहिए कि वैक्सीन जो है सुबह सुबह किया जाए उससे। हाँ, चाहे कोई भी वैक्सीन हो सुबह करना चाहिए, ताकि दिन में ज़्यादा गर्मी पड़ जाए तो उससे मैंने जो ठंडे समय में किया जाए, और ज़्यादा लेट शाम को समय किया जाए। फिर अगला वैक्सीन हम देते हैं 28वें दिन पे। ये जो लसोटा वैक्सीन लगा 21वें दिन पे देते हैं, और फिर अगला वैक्सीन 28वें दिन पे IBD सेकेंड डोज देंगे। तो इसको अपन पानी के साथ में मिला के, मिल्क पाउडर को जैसे मैंने बताया, मिल्क पाउडर पानी से घोल के और फिर वैक्सीन उसमें मिलाइए। जितने तादाद में आपके बच्चे हैं उस हिसाब से आपका वैक्सीन उसमें घोलिए और उसके पानी को आपको बच्चों को दे देना चाहिए। और अगला इसके वैक्सीन जो अपन रखते हैं R2B रानीखेत डिसीज़ का वैक्सीन दिया जाता है। ये हम 8 से 10 सप्ताह के बीच में लगाए जाते हैं सर। तो इसमें आपको R2B का वैक्सीन जो आपको फ्रीज ड्राइड पाउडर जो मिलेगा उसके साथ में, और R2B वैक्सीन का घोलक मिलेगा। तो इसे हम इंजेक्शन के द्वारा दिया जाना चाहिए। तो अब इसे इंजेक्शन के द्वारा 0.5 ml चांग के मांसपेशी में लगाया जाता है। वैक्सीन देते समय आप मांस वाले भाग में उसमें इसी में वैक्सीन देना चाहिए। हाँ, इसकी तरह से हड्डी में वगैरह लगना नहीं चाहिए वैक्सीन। अगला वैक्सीन आपको लेयर पक्षी में लगाना पड़ता है 14 से 15 सप्ताह के बीच में। इसमें अपन एक IBD के मृत टीका लगाते हैं। इसमें ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन मिलती है इसमें। तो इसको अपन 0.5 ml अंतर त्वचा में, गर्दन की त्वचा में लगाए जाते हैं। तो इसमें अपन एक रानीखेत डिसीज़ का मृत टीका और दूसरा IBD डिसीज़ का मृत टीका लगाते हैं। जैसे 14 से 15 सप्ताह पे आपने रानीखेत डिसीज़ का मृत टीका दिया है और उसके 1-2 सप्ताह के अंतर से IBD वैक्सीन का मृत टीका लगा दीजिए। किसान भाइयों, मुर्गियों में टीकाकरण करते समय आप कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखें, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस तरह से है। जब अपन टीका लेकर आते हैं तो पहले जब टीका लाते हैं तो उसे देख लेना चाहिए कि एक्सपायरी डेट देख लीजिए, और साथ में देख लीजिए कुछ इसमें कटा फटा तो नहीं है पैकेट हो, और दूसरा इसमें कुछ फफूंद वगैरह लगी रहती है या कालापन लगा रहता है। तो इस तरह के जो टीके हैं उसे नहीं लेना चाहिए। और दूसरा टीका को जो जब लेकर आते हैं उसको हमेशा ठंडे में लेकर आना चाहिए, ताकि थर्मस में रख के लाइए या किसी बर्फ़ के उसमें रख के लगाना चाहिए। और जब लेकर आते हैं फॉर्म पे तो 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में अपन फ्रिज के अंदर रखते हैं। यदि फ्रिज नहीं है आपके पास में तो उसी समय आपको लगाना चाहिए। टीके को हमेशा ठंडे समय में लगाना चाहिए, सुबह के समय लगाइए
और शाम के समय जाए। और दूसरा, जब एक बार टीकाकरण करना शुरू करते हैं तो सभी पक्षियों को टीका लगाना चाहिए। जो बचा हुआ टीका रहता है उसे कभी भी बाहर नहीं फेंकना चाहिए। जो बचा वैक्सीन है, बची हुई एम्पूल है, उसकी शीशियाँ हैं, उसको गड्ढे में दबा देना चाहिए। तो इस तरह यदि आप अपन वैक्सीन सावधानी पूर्वक करते हैं तो आपको जो इम्यूनिटी है वो 100% इम्यूनिटी मिलती है बच्चों में, और बच्चे को किसी तरह की बीमारी नहीं होगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द होंगे हाजिर। बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मसाला फसलों में बात करें हल्दी की तो इसकी बाजार में मांग वर्ष भर रहती है, जिससे इसकी खेती करने वाले किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है। इसी लाभ को देखते हैं जिन किसानों भाइयों ने हल्दी की बुआई की है, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है। इसके आगे भी अच्छी बढ़वार हो और आने वाले समय में भरपूर पैदावार मिले, इसके लिए फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करना आवश्यक है, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर चंदन कुमार से। किसान भाई, अगर हल्दी में संस्कार की बात करें तो इसमें 3 निकाय गुड़ाई की जो आवश्यकता होती है। इसके लिए जो है सो अगर खेत में खरपतवार आते हैं तो उसके लिए डाइक्लोरमेट 2 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग जो है सो बुआई के 20 दिन बाद जो है हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। हल्दी की अच्छी फसल होने के लिए 2-3 निराई करना आवश्यक हो जाता है। पहली निराई बुआई के 80 से 90 दिनों के बाद तथा दूसरी निराई इसके 1 माह बाद करना चाहिए। किंतु यदि खरपतवार पहले ही आ जाते हैं तथा ऐसा लगता है कि फसल प्रभावित हो रही है तो इसके पहले भी एक निराई की जा सकती है। इसके साथ ही साथ समय समय पर गुड़ाई भी करते रहना चाहिए, जिससे वायु संचार अच्छा हो सके तथा हल्दी की फसल का पूर्ण विकास हो सके, जो कि उत्पादन से सीधा संबंध रखता है। हल्दी में जो है सो प्रथम निकाय गुड़ाई के तुरंत बाद 40 kg यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। अगर इसमें सिंचाई की बात करें तो हल्दी में जब सितंबर अक्टूबर में जब गांठ बनने लगता है उस समय एक हल्की सिंचाई दे सकते हैं। नवंबर माह में पत्तियों का विकास तथा धनकंद की मोटाई बढ़ना आरंभ हो जाता है, तो उस समय उपज ज्यादा प्राप्त करने के लिए मिट्टी चढ़ाना आवश्यक हो जाता है, जिससे कंदों का विकास अच्छा होता है और उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। हल्दी की फसल में जल निकास का उचित प्रबंध करना चाहिए, अन्यथा फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पौधे एवं पत्तियां पीली पड़ने लगती है। इसलिए समय समय पर वर्षा के ज्यादा पानी को खेत से बाहर निकालने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हम कीट नियंत्रण की बात करें तो उसके लिए मालाथियन जो है सो 0.5% का घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पे 2 से 3 बार जो है सो हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। तना छेदक कीट की अगर हम नियंत्रण की बात करें तो इसके लिए जो मोनोक्रोटोफॉस 0.05% का घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पे हम लोग जो है सो खेत में छिड़काव कर सकते हैं। इसमें जो किसान भाई रोग लगता है वो है प्रकंद विगलन रोग, जिसके लिए हम लोग जो है 0.2% इंडोफिल M45 और 0.1% विविस्टिन से 2 से 3 छिड़काव कर 15 दिन के अंतराल पे करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव बसुरा, जिला उदयपुर से कृष्णानंद जी ने।
आप गर्मी के मौसम में डेयरी पशुओं की देखरेख के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कृष्णानंद जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों राम राम। आज हमारी चर्चा का विषय है ग्रीष्मकालीन मौसम में हम पशुओं का प्रबंधन किस तरह से करें। बहुत सारी समस्याएं जब मौसम बदलता है उस समय देखने को मिलती हैं, इसलिए ये भी आवश्यक हो जाता है कि किसान भाइयों के पास ये जानकारी होनी चाहिए कि गर्मियों के सीज़न में अपने पशुओं का प्रबंधन कैसे करें, उनसे ज़्यादा उत्पादन कैसे ले पाएंगे और वो कम से कम बीमार पड़े ताकि उनके इलाज पर किसान भाइयों को ज़्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े। ग्रीष्मकालीन के सीज़न में तापमान ज़्यादा होने की वजह से पशु की जो ऊर्जा होती है वो काफ़ी मात्रा में अपने तापमान को बैलेंस करने में खर्च हो जाती है। इस वजह से पशु के दूध उत्पादन पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। गर्मी के मौसम में पशुओं को अपने शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने में काफी दिक्कतें आती हैं। हीट स्ट्रेस के कारण जब पशुओं के शरीर का तापमान 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102.8 फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है तब पशुओं के शरीर में इसके लक्षण दिखने लगते हैं। पशु के दुग्ध उत्पादन में 10 से 25% की गिरावट दर्ज की जाती है। दूध में वसा के प्रतिशत में कमी, प्रजनन क्षमता में कमी, प्रतिरक्षा प्रणाली में भी कमी आ जाती है। सर्वप्रथम ग्रीष्मकालीन प्रबंधन की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली बात ये आती है कि पशुओं के लिए जो हम बाड़ा तैयार करते हैं, जहाँ पर उनको बांध के रखते हैं, वो छायादार स्थान होना चाहिए। वहाँ पर डायरेक्ट हवा उनके संपर्क में नहीं आना चाहिए। यदि उनका बाड़ा पेड़ों के छाया के नीचे बनाया गया है तो ये बहुत ही अच्छा होता है। ऐसी स्थिति में उनके शरीर के तापमान को मेंटेन करने में आसानी होती है और पशु में जो गर्मी की वजह से जैसे कि हीट स्ट्रोक की समस्या कई बार आ जाती है तो उन समस्याओं से आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं। दूसरा एक प्रबंधन का पॉइंट ये आता है कि पशुओं को हम बार बार दिन में लगभग 3 से 4 बार ठंडा पानी उनको पिलाएं और 2 से 3 बार उनको नहलाना चाहिए। ये भी पशुओं के शारीरिक तापमान को मेंटेन करने में और उनके शरीर के अंदर जो भी रासायनिक क्रियाएँ होती हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हो जाता है। उसके बाद में प्रबंधन की बात आती है कि गर्मी में प्रबंधन में क्या बदलाव होने चाहिए। गर्मियों के प्रबंधन में पशु के शरीर का तापमान हमें मेंटेन करना है तो उसके शरीर के अंदर एक तो पानी की कमी नहीं होना चाहिए। ये तो आप डायरेक्ट उसको पानी पिला सकते हैं और उसके अलावा जो आप आहार खिलाते हैं पशु को, हरा चारा खिलाते हैं, उसमें भी हरे चारे की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। विशेष तौर से ग्रीष्मकालीन सीज़न में बाजरा उपलब्ध होता है या नेपियर बाजरा उपलब्ध होता है। बहुत सारे किसान भाई अजोला का भी उत्पादन करते हैं जो अपने पशुओं को खिलाते हैं। यदि इन हरे चारों की मात्रा पशु के आहार में ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे तो पशु के शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं होगी और उसके अंदर जो डिहाइड्रेशन या हीट स्ट्रोक की समस्या आती है उससे पशु पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और जितना भी अधिकतम उत्पादन करने की उसकी क्षमता है उससे ज़्यादा उत्पादन किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। गर्मियों में पशुओं को स्वस्थ रखने एवं उनके उत्पादन स्तर को सामान्य बनाए रखने के लिए पशुओं की विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। गाय भैंसों को ताप घात से बचाने के लिए पशुपालकों को कुछ जरूरी उपायों को अपनाना चाहिए ताकि पशुओं को गर्मी के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। पशुओं को दिन के समय तेज धूप से बचाएं, उन्हें तेज धूप में चराने न ले जाएं। पशुओं को बांधने के लिए छायादार और हवादार स्थान का ही चयन करें। पशुओं को ताज़ा एवं स्वच्छ पानी दिन में कई बार पिलाएं। पशुओं को हरा चारा और खनिज मिश्रण खिलाएं। पशुओं के आवास में खिड़कियों और दरवाजों पर टाट या जूट के पर्दे लगाएं। यदि संभव हो तो डेयरी शेड में दिन के समय कूलर, पंखे आदि का इस्तेमाल करें। पशुओं को संतुलित आहार खिलाएं। अधिक गर्मी की स्थिति में पशुओं के शरीर पर पानी का छिड़काव करें। यदि पशुओं में असामान्य लक्षण नजर आते हैं तो नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क कर पशु का इलाज करवाएं।
इसी तरह से पशुओं के नवजातों का भी हमें गर्मियों में विशेष तरह से ध्यान रखना चाहिए। उन्हें भी हमें खुले वातावरण में नहीं रखना चाहिए, हमें छायादार स्थानों पर ही रखना चाहिए। और छोटे जो नवजात होते हैं जो हरा चारा खाना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें भी हरा चारा हमें उपलब्ध करवाना चाहिए, ताकि उनके अंदर भी विकास हो रहा होता है। और गर्मियों की सीज़न में विशेष तौर से नवजातों में हीट स्ट्रोक की समस्या ज़्यादा आती है, तो इसकी वजह से उन्हें भी हमें फ्रिक्वेंटली 3 से 4 बार पानी उपलब्ध करवाना चाहिए और उन्हें भी 2 से 3 बार हमें नहलाना चाहिए, ताकि उनके भी शरीर का तापमान मेंटेन रहे और इस ग्रीष्मकालीन जो आघात होता है इससे हमारे पशु सुरक्षित रह सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। खीरा की फसल में कीट रोगों का करे समय रहते नियंत्रण। खरीफ अरहर की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।